हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। तो आज हमारा जो है तीसरा लेक्चर है किसका, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th का तीसरा लेक्चर है। हमने कवर कर लिया था क्वाड्रेटिक और हमने कवर कर लिया था बायनोमियल एक्सपेंशन। अब आज हम चालू करेंगे क्या, लोगैरिथम। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। तेज लगे स्लो लगे आप मेरे को बता देना कमेंट में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे लोगैरिथम, लॉग। क्योंकि यार आप मैथ्स के हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा, आपको बता दूंगा। क्योंकि आगे चल के आपके काफी सारी चीजें आपको मैथ्स में सिखाई जाएंगी, तो जो ज्यादा डिटेल्ड होंगी, इतनी ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी लॉग की, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन क्या होता है। ये होता है हमारा लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। ये बात हम जानते हैं, ये बात जानते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख लो डिवाइड वाली। क्या दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है? क्या ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है? बोलिए हाँ, ठीक है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख लो लॉग a की पावर n। ये भी आपको पता है, पता ही है, पता ही है। चौथी प्रॉपर्टी आप लिखिए log b बेस a। ये नहीं पता होगी शायद, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ये जो प्रॉपर्टी है log b जिसका बेस a है, log b की वैल्यू बतानी है जिसका बेस a है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log b बेस c डिवाइडेड बाय log a बेस c। समझ में आया? मतलब मैंने क्या करा, इन दोनों को दो अलग अलग लॉग में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग लॉग में बांट दिया और दोनों का बेस सेम रखा, लेकिन वो इन दोनों से अलग। बेस सेम है, देख लो आप, सी बेस सेम है, लेकिन वो ना तो बी है ना तो ए है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे काफी जगह काम आ जाती है। ये चारों प्रॉपर्टीज लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे सीधा सीधा आपको बताता हूं कि क्या चीजें हम कब यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज लिख लो। चलो अब एक क्वेश्चन करो सीधे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू 8 की पावर 27, ठीक है। दिख रहा है आपको 8 की पावर 27, 8 की पावर 27। ऐसा क्वेश्चन कभी आपको आ जाए और आपसे पूछा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ये हमको करने होते हैं लॉग की मदद से, ठीक है। ये हमको करने होते हैं लॉग की मदद से। अब आप देखो कैसे करना होता है, सीखो। y इक्वल टू 8 की पावर 27 लिखा है, तो एकदम से देख करके तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि लॉग ही लगना है, क्योंकि और कुछ मैथ्स मुझे दिख ही नहीं रही, मैं क्या लगा सकता हूँ, ठीक है। मुझे देख के पता लग जाना चाहिए कि मुझे लॉग कर लेना है, तो मैं लॉग दोनों साइड ले लूंगा। लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ 8 की पावर 27, ठीक है। log y इक्वल टू log 8 की पावर 27, log 8 की पावर 27, ठीक है। समझ में आया? अब क्या है, हम प्रॉपर्टीज लगाना चालू करते हैं, ठीक है। log y इधर एज इट इज है। अब log 8 की पावर 27, तो सबसे पहले 27 आगे आ जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 27 log 8, 27 log 8, ठीक है। 27 log 8 आ गया। अब मैं 8 को, क्या मैं 8 को भी जानता हूं, क्या मैं 8 को भी जानता हूं कि 8 भी मेरा 2 की पावर 3 होता है? क्या मेरा 8 भी 2 की पावर 3 होता है? 8 भी 2 की पावर 3 है, तो अब क्या होगा, अब 3 भी आगे आ जाएगा यूजिंग अगेन प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करके फिर से हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू, एक log टेबल होती है, उसमें आपको पता होनी चाहिए ये दो वैल्यूज। एक log 2 की ये होती है 0.3010, एक होती है log 3 की जो कि होती है 0.4771।
ये दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, एक log 2 की जो कि है 0.3010, एक log 3 की जो कि है 0.4771। अब जैसे ही मैं इसको इधर वैल्यू डालूंगा log 2 की 27 इंटू 3 इंटू 0.3010, तो मुझे y का आंसर नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा log y का आंसर। log y का आंसर, ये मुझे किसका आंसर मिला है? log y का। ठीक है, ये मुझे मिला है log y का आंसर। अब log y का आंसर मुझे मिल गया ये। ठीक है, अब ये कुछ वैल्यू आएगी, मुझे y की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा बताओ? अब ये जो log है ना, ये log है बेस 10 का। काफी क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम सेम बेस का log ले लेते हैं या कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन log इसमें हमने लिया है बेस 10 का। जैसे हमने log लिखा है तो हमें बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि हमारा इधर बेस 10 है, बेस 10, बेस 10, बेस 10, इधर भी बेस 10, क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ पे वैल्यू है हमारी जो हम यूज कर रहे हैं, ये भी हम बेस 10 वाली ही वैल्यूज हैं जो हम यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या मिला? हमें मिला log y की वैल्यू बेस 10 पे। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 10 की पावर 27 इंटू 3 इंटू 0.3010, ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? पॉज करके एक बार और देख लो, एक बार अपने हाथ से सॉल्व कर लो, ये प्रॉपर्टीज लिख लो log की। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखो फटाफट। एक और करते हैं। एक और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? log बेस 10 20, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, मान लो ये y है तो हमें y की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ y। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका मीनिंग समझ में आता है? ये लिखा क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि यार 10 की मतलब बेस 10 की पावर कितनी हो ताकि मुझे आंसर 20 मिल जाए। समझ में आया कि नहीं आया? 10 की पावर कितनी हो ताकि मुझे 20 मिल जाए। इसको चाहे लिख के देखोगे भी तो वही चीज तो दिखेगी कि 20 मिलना है मेरे को 10 की पावर y पे, 20 मिलना है मेरे को 10 की पावर y पे, ये वही तो लिखा है। 10 की पावर कितनी हो ताकि मुझे 20 मिल जाए। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 10 करके? बताओ, क्या मैं log बेस 10 20 को log 2 इंटू 10 बेस 10 करके नहीं लिख सकता? बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब इसकी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाली log m इंटू n की हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा? log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10। ठीक है, समझ में आ गया सर? इतना समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, मैं इसकी वैल्यू तो जानता हूं कितनी है, 0.3010। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, log बेस 10 2 की वैल्यू मुझे पता है 0.3010। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? दिमाग से सोचो कितना है। मैंने क्या बोला था? 10 की पावर कितनी हो ताकि 20 मिल जाए, 10 की पावर कितनी हो ताकि 20 मिल जाए, 10 की पावर कितनी हो ताकि 10 मिल जाए। 10 की पावर 1 होगी तो 10 मिल जाएगा कि नहीं? तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना, 1.3010, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो।
एक और करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा लॉग, क्योंकि ज्यादा नहीं चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी हमें, बस बेसिक बेसिक लॉग पता होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या दिया है, अच्छा एक बात पहले मैं बता दूं, इधर देखो, लॉग बेस 2 4 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू समझ में आई? 2 की कितनी पावर होता कि 4 मिल जाए, 2 की इस 2 की कितनी पावर होता कि 4 मिल जाए, क्या 2 नहीं होनी चाहिए? फिर ऐसे ही मुझे बताओ, ये log 9 बेस 3, तो इस 3 की पावर कितनी हो ताकि 9 मिल जाए, इस 3 की पावर कितनी हो ताकि 9 मिल जाए, क्या 2 नहीं होना चाहिए, क्या 2 नहीं होना चाहिए? 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 मिल जाएगा, करके देख लो। फिर ऐसे ही मुझे बताओ, ये log 8 बेस 8 की वैल्यू कितनी होगी, log 8 बेस 8, log 8 बेस 8, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए? क्योंकि खुद देखो कि 8 की पावर कितनी हो ताकि मुझे 8 मिल जाए, 8 की पावर कितनी हो ताकि मुझे 8 मिल जाए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था y इक्वल टू 8 की पावर 27 वाला, वही था ना? हाँ वही था। तो मुझे ये बताओ, तब हम कुछ भी लॉग ले सकते थे, ठीक है? कई बच्चों के दिमाग में आ जाता कि सर y इक्वल टू 8 की पावर 27 लिखा है, log 8 ले लो बेस 8 वाला, तो कोई फायदा होगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। कई बार, लेकिन कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं इसमें हमें बेस 10 की जगह दूसरा लेना पड़ता है, बेस 10 की जगह दूसरा लेना पड़ता है, ठीक है? वो चीज भी होनी चाहिए। अब है हमारा अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करो सॉल्व, लगाओ थोड़ा दिमाग, पॉज करके सॉल्व करो। क्या लिखा है, log बेस 10 log बेस 10 रूट 18, log बेस 10 रूट 18, log बेस 10 रूट 18, ठीक है? देखिए कैसे होगा, log बेस 10 18 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, log बेस 10 18 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। पावर में आ गया तो क्या 1/2 आगे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा, क्या हाफ आगे आ जाएगा? अब बात आती है 18 की। अब मैं 18 को कुछ कुछ करना चाह रहा हूं, और मान लो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यूज दी हुई है 3 की और 2 की, मतलब तुम्हें दिया हुआ है log बेस 10 3 और log बेस 10 2। वैसे दिया नहीं होता, हमको खुद से लिखा याद रखनी पड़ती है, लेकिन मैं दे देता हूं, ठीक है? इतना दिया हुआ है। अब ठीक है, मैंने 3 2 दे दिया, तो गौर जाना चाहिए कि मैं 18 को 3 और 2 में कैसे ब्रेक करूं, ठीक है? तो कैसे करूंगा, क्या हाफ log बेस 10, क्या 3 स्क्वायर इंटू 2 दिख रहा है मेरे को, देखो ध्यान से, क्या 3 स्क्वायर 9 होता है, क्या 2 9 2 18 होता है, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्या 18 नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगा ना? अब देखो आगे, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी तो क्या ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम बेस लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, अब तो सॉल्व करना हो गया, खत्म। खत्म, आपका यही आंसर है, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे, पहले में 0.4771 आएगा, फिर हमको प्लस करना है 0.3010 का हाफ,
कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी किसकी आई है, y की। ये वैल्यू आई है हमारी y की और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आई होप लॉग में कोई डाउट नहीं है, लॉग में कोई डाउट नहीं दिख रहा ना। बस ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अभी आप मैथ्स में पढ़ोगे तो काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए मैंने बहुत कम टाइम दिया है लॉग पर। समझ लेना, 3 क्वेश्चन करना है, तीनों अच्छे क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी समझ में आई लगानी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज और होती है छोटी सी, जो कि होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल। पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल आप लोगों को पता होगा। रेशो एंड प्रपोर्शन नाम का एक चैप्टर होता है, मैंने अपनी 10th में तो पढ़ा था। ठीक है, उस चैप्टर में होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल। ठीक है, तो बताते हैं, देखिए कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल, हेडिंग डाल के लिख लीजिए। ठीक है, अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल है। ठीक है, क्या है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मान लो कोई p बाई क्यू रेशो है, क्या है, कोई p बाई क्यू रेशो है और ये इक्वल है किसी a बाई बी रेशो के। ठीक है, ये चीज मुझे दी हुई है, क्या दिया हुआ है, p बाई क्यू रेशो जो है वो a बाई बी रेशो के बराबर है। p बाई क्यू इज इक्वल्स टू a बाई बी। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूं p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, हम एक रेशो को p बाई क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी को p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। करा क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फिर इधर भी करूंगा, अगर मैं इस तरफ कर रहा हूं तो मैं इस तरफ भी करूंगा, तभी तो जाकर के रेशियो इक्वल होगा। मतलब मैंने ये रेशियो जो कि पहले से इक्वल था, ये रेशियो जो कि पहले से इक्वल था, मैंने उसमें एक ऑपरेशन किया, मैंने इसमें एक ऑपरेशन किया और मैंने कहा कि ऑपरेशन करने के बाद भी ये रेशियो सेम रहेगा, ये रेशियो इक्वल रहेगा। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल क्या दिया है, मान लो 1/2 इज इक्वल्स टू 3/6। ठीक है, 1/2 इज इक्वल्स टू 3/6 लगाएंगे इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, तो क्या दिखेगा, क्या 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय -3। और देख लो ये रेशो इक्वल है और ये रेशो भी इक्वल है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ में आई ये चीज? बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन इसका यूज हो जाता है कहीं कहीं जगह। चलिए, अब इसके बाद हम करेंगे सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, दूसरी हेडिंग पर लिख दीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज। लिख दीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में हम दो सीरीज जो हैं मेनली वही पढ़ेंगे। पहला है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, दूसरा हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ठीक है, दोनों आप लोग बचपन में पढ़ के ही आते हो, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा ही होता है एपी और जीपी।
एपी तो एटलीस्ट पढ़ा होता है, जीपी शायद नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि होता है हमारा एपी। इसको हम क्या बोलते हैं, एपी। अब एपी है तो मान लो कोई सीरीज है, मेरी कोई सीरीज है, जैसे कि 2, 5, 8, 11 और ऐसे ही चलती जा रही है, ठीक है, ऐसे ही चलती जा रही है। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, एपी दिखाता हूं। एपी का फॉर्मूला सबको पता होगा, मैं जानता हूं सबको पता है, सम का भी पता है, टर्म का भी पता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो कैसे देखें कि इसको क्या मैं 2 लिख सकता हूं, और इसको क्या मैं 2 + 3 लिख सकता हूं, और इसको क्या मैं 5 + 3 लिख सकता हूं, और इसको क्या मैं 8 + 3 लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मैं जानता हूं ना ये सीरीज में कितना ऐड हो रहा है, 3 3 3। मैंने इसको 2 लिखा, 5 को 2 + 3 लिखा, 8 को 5 + 3 लिखा, 11 को 8 + 3 लिखा, सिंपल। अब और गौर से अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको 2 + 1 × 3 नहीं लिखा है क्या? क्या ये 2 + 1 × 3 समझ में आ रहा है? 2 + 1 × 3 वही लिखा है। क्या ये चीज 2 + 2 × 3 नहीं लिखी? देख लो, 5 + 3 8, 2 + 6 8, तो ये चीज लिखी है 2 + 2 × 3। वही ये चीज क्या लिखी है, 2 + 3 × 3, और ऐसे ही आगे चलता जा रहा है, ठीक है। 2 2 एज इट इज है, 5 को 2 + 1 × 3 लिखा है, 8 को 2 + 2 × 3 लिखा है, 11 को 2 + 3 × 3 लिखा है। इससे मुझे लॉजिक क्या समझ में आया कि मेरा a जो है, जो फर्स्ट टर्म है, a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और जो मेरा d है, जो मेरा कॉमन डिफरेंस है, वो है 3, ठीक है ना। a मेरा फर्स्ट टर्म है, d मेरा जो है कॉमन डिफरेंस है। तो अब अगर मैं आपको यही पैटर्न, मैं कुछ फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं बस बोल रहा हूं कि ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न, इस पैटर्न को ही देख करके अगर मुझे 8th टर्म निकालना है, मान लो 8th टर्म निकालना है, तो इस पैटर्न को देख करके मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या मैं निकाल सकता हूं? देखो, फर्स्ट वाले सेकंड टर्म में 1 मल्टीप्लाई हुआ है, थर्ड टर्म में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, फोर्थ टर्म में 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 8th टर्म में कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए? 8th टर्म में क्या 7 मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए? और क्या आ रहा है, ये क्या 23 आ रहा है। खत्म, आपने सीख ली एपी, खत्म, सीख लिया आपने एपी, और कुछ नहीं है एपी में, बस यही चीज है, सीख लिया आपने एपी, और कुछ नहीं। अब अगर फॉर्मूला लिखवाना है इसका स्टैंडर्ड, तो लिख लो भाई, टी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, t = a + n - 1 × d। क्या होता है? t nth = a + n - 1 × d। लिख के देख लो, यही लिख के आएगा, a + n - 1, क्योंकि हमने 8th पूछा था तो n - 1 किया, मतलब कि 7 × 3। ऐसे ही सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये मेरा सम का होता है, ये मेरा सम का फॉर्मूला होता है, इसको भी लिख लीजिए, ये भी याद रखिए, ठीक है। एपी का इतना पार्ट है, एपी का इतना पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कर लेंगे जीपी। चलिए अब लिख लीजिए जीपी। जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसका भी आप देखिए, सबसे पहले पैटर्न कैसा बनता है।
सबसे पहले बता देता हूं, ए मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म, और इसमें होता है मेरा आर जो कि होता है मेरा कॉमन रेशियो, जो कि क्या होता है मेरा कॉमन रेशियो। ठीक है, अब एक बात देखो, इसका जो पैटर्न है, इसका पैटर्न होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डैश 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 डैश। ठीक है, ये होता है इसका पैटर्न। मतलब अगर मान लो ए की वैल्यू आप 2 ले लो और आर की वैल्यू आप 1 ले लो, तो इसको यूज करके क्या सीरीज बनेगी, क्या 2 कॉमा 2 इंटू 1। ओ ऐसा करो, 1 1 1 ही होता जाएगा। इसको 2 ले लो, इसको 1/2 ले लो। ठीक है, इसको 2 ले लो, इसको 1/2 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया 2, फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब, फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 की पावर 4। ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ए इंटू कॉमा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4। ठीक है, ये होता है हमारा जीपी का पैटर्न। अब जीपी का पैटर्न ये होता है, तो क्या मैं जीपी का nth टर्म कैसे निकालूंगा, जीपी का nth टर्म कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब देखो इसका भी फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का, वो होता है हमारा a r की पावर n-1, होता है हमारा a r की पावर n-1, a r की पावर n-1। ठीक है, देख लो, लिख लिया। देखो इसमें से भी देख लो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि देखो थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म तो a r की पावर 2 है, थर्ड टर्म पे पावर 2 है, थर्ड टर्म पे पावर 2 है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा क्या होता है, सम का फॉर्मूला भी होता है, जैसे जीपी का होता है और जैसे एपी का सम का फॉर्मूला होता है, वैसे इसका भी फॉर्मूला होता है। लेकिन फर्क क्या होता है, फर्क होता है इसके फॉर्मूले में a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक चीज होती है, इसमें जीपी में हमारी एक चीज होती है, वो चीज क्या होती है कि सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स अगर पूछ लिया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ, अब जैसे n है मतलब कि कोई फाइनाइट टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ फाइनाइट टर्म्स है। लेकिन मैंने बोला कि इनफाइनाइट जीपी है, मेरी जो जीपी है वो इनफाइनाइट है, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, तो उसका फॉर्मूला सम का कुछ होता है और वो होता है a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस r, जिसमें कंडीशन ही होती है, जिसमें कंडीशन ही होती है कि r की वैल्यू 1 तो होगी नहीं सर, और r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, कंडीशन होती है ये इनफाइनाइट की। r आपका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन लेस देन 1 और 0 के बीच में। ठीक है, ऐसा होता है। तो जीपी देख लिया, जीपी बता दिया। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देख लिया लॉग, और हमने क्या देख लिया कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, और हमने क्या देख लिया सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, हमारा अलजेब्रा वाला पार्ट, बेसिक मैथमेटिक्स का अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आपके 11th का सेकंड चैप्टर ही है, अच्छे से पढ़ोगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्री काफी सारे फॉर्मूले वगैरह, काफी कुछ रटना पड़ेगा। ठीक है, मैं जितना जरूरी होगा उतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो इसी के साथ यार वीडियो को खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आगे लोगों को बांटो, शेयर करो। ठीक, आज के लिए थैंक यू। ओके, बाय।